हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह। ठीक है, तो इसमें हम सारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के ऊपर बात करेंगे और जब बात ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें उसी से रिलेटेड टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और भी बाकी के बहुत सारे पॉलिटी के सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटी के टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगे, उन्हें ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कंटेंट क्या क्या देखने वाला है इसमें। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है आज के बाद कंप्लीट हो जाएगा, आपसे कभी छूटेगा नहीं क्वेश्चन। फिर राष्ट्रीय ध्वज जो है उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रगान जो है जनगण मन, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेगा वो कंप्लीट। उसके बाद राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत के ऊपर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है ना, तो इन सबों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सारे टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जो है अशोक स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, तो कहाँ पे है? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा अशोक स्तंभ के ऊपर। तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है इन्फॉर्मेशन। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की शीर्ष की भाग की क्या है, जो ऊपरी वाला स्तंभ का जो ऊपरी वाला हिस्सा है ना, जिसमें 3 शेरों का मुख आप देख पाएंगे और भी 4 जानवर हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जान लीजिए उसके जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसी को एज अ नेशनल सिंबल लिया गया है भारत में। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को कब एक्सेप्ट किया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। और क्या हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से अपने वहाँ लागू हुई थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। प्रतीक के नीचे जो मांडुकोपनिषद है, ठीक है, मांडुकोपनिषद को आप वर्तमान के क्लिनिकल साइकोलॉजी से तुलना कर सकते हैं। एक बहुत ही बोल सकते हैं तर्कपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, मांडुकोपनिषद, उसमें जो फ्रिक्वेंसी हमारे माइंड से रिलीज होती है उन सब के बारे में डिटेल में दिया गया है। और जो हमारा स्लीपिंग स्टेज होता है अल्फ़ा गामा डेल्टा जो स्टेज होता है, स्लीपिंग स्टेज, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है ना, वो मांडुक उपनिषद में बहुत प्राचीन से ही वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली लिखी गई हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात है कि प्रतीक के नीचे मांडुकोपनिषद से लिया गया जो सत्यमेव जयते है। ठीक है, सत्यमेव जयते। ठीक है, वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, किस में? प्रतीक में, प्रतीक के नीचे। ठीक है, तो मांडुकोपनिषद का विशेषता थोड़ा सा जान लिया आपने। उसमें जो सत्यमेव जयते है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन बनेगा प्राकृत में है, पाली में है, किस भाषा में? तो देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया। कहाँ पे? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले वाले हिस्से में। ठीक है, शासकीय कार्यों में अलग अलग रंग के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नीला राष्ट्रीय प्रतीक जब यूज हो तो भारत के मंत्री के लिए होता है। ठीक है, अगर लाल राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में वही जो नेशनल सिंबल है कलर वेरिएशन के साथ, ठीक है, यहाँ पे सत्ता का भी थोड़ा सा वर्णन दिखता है। ठीक है, तो लाल राष्ट्रीय प्रतीक है तो राज्यसभा के सदस्य व अधिकारी होंगे। ठीक है, अगर हरा है वही राष्ट्रीय प्रतीक तो लोकसभा के सदस्य होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बने तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो नीला राष्ट्रीय प्रतीक है तो भारत के मंत्री, अगर लाल राष्ट्रीय प्रतीक है तो राज्यसभा के सदस्य, अगर हरा है तो लोकसभा के सदस्य। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। और इससे जुड़े अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर कि जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में जो हिस्सा लिया गया है उसमें शेर के 3 मुख है। ठीक है, हाथी है, बिल्कुल है। उसके बाद घोड़ा है, हाँ वो भी है, बिल्कुल। उसके बाद क्या है? सांड है, वो भी है ना। तो ये जानवर उसमें आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय अशोक स्तंभ जो है उसमें जो राष्ट्रीय प्रतीक वाला हिस्सा है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म यानी कि भगवान बुद्धा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें हाथी का प्रतीक का अलग मतलब है, दौड़ते हुए घोड़ा का अलग मतलब है, सांड का अलग मतलब है, उसमें फूल अगर दिखाई देता है कमल का तो उसका अलग मतलब है। ठीक है, जिसे हम आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में डिटेल में देखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर, ठीक है, जो है हमारा तिरंगा। अब इससे जुड़ा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि इसको कब अपनाया गया, तो संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ठीक है, एज अ नेशनल एंथम, ठीक है, सॉरी नेशनल एंथम नहीं, एज ए राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल फ्लैग, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। ये कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, उसमें कितनी कलर की पट्टियां हैं, 3 कलर की पट्टियां हैं, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से कलर हैं, छोटे एग्जामों में पूछता है, तो केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर यही सीक्वेंस है, सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और उसके बाद नीचे हरा है। और सफ़ेद रंग में आप चक्र का कलर देखेंगे तो वो स्काई ब्लू है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीले रंग का यहाँ पे चक्र है सफ़ेद रंग की पट्टी में, उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यह अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। जो आप फ्लैग देखते हैं इसमें जो आपको बीच में दिखता है चक्र, ये अशोक के स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 में होता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी, ठीक है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा पेन का कलर ना थोड़ा डिफरेंट करते हैं। इट शुड बी लाइक इज इट फाइन नो? ओके, नाउ इट्स ओके। चलिए ठीक है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो अनुपात है 3:2 में है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसको बनाने वाले व्यक्ति, इसका डिजाइनिंग किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया जी ने इसको डिज़ाइन किया था, ठीक है। पिंगली वेंकैया जी को याद रखिएगा, इन्होंने तिरंगा को डिजाइन किया था, ठीक है। राष्ट्रीय अशोक के समय राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगर नेशनल, मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी है या फिर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा इंसान अगर भारत में है ना गुजर जाता है या फिर शहीद हो जाता है, तो उस समय क्या किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है, ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी नागरिक और निजी संस्थाओं को क्या करना है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार, ठीक है, हर एक नागरिक, कोई भी संस्था चाहे प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, उसे ध्वज को फहराने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने करी थी, श्यामलाल प्रसाद गुप्त जी ने की थी, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था, तो ये श्यामलाल प्रसाद गुप्त जी ने लिखा था, ठीक है, इनकी रचना थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं राष्ट्रगान के ऊपर। राष्ट्रगान से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको कब एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, एज अ नेशनल एंथम, तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपने भारतीय संविधान में एज अ नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया, ठीक है। कौन सा डेट था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। राष्ट्रगान को गाने का समय पूछा जाता है तो 52 सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है। संक्षिप्त में अगर इसको गाया जाता है तो 20 सेकेंड। तो बहुत लोगों को 52 सेकेंड तो पता होता है लेकिन 20 सेकेंड नहीं पता होता है। अगर राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाया जाता है तो उसमें 20 सेकेंड का टाइम लिया जाता है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना करी थी, ठीक है। और राष्ट्रगान के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो इसको कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में सर्वप्रथम, ठीक है, गाया गया था। कब, 1911 में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इसको किसने रचा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है, ठीक है, जो 1912 में तत्वबोधिनी
एक पत्रिका थी जिसमें पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, जिसको 1919 में मॉर्निंग सन ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, 1919 में इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से क्या किया गया, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। ठीक है, किसको, अपने नेशनल एंथम को। एक मिनट रुकिए, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, उसके ऊपर। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनका नेचर कैसा होता है उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे हम। ठीक है, एक मिनट, कलर तो बिल्कुल बेकार ही दिख रहा है ना, यही ठीक है। चलिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऊपर बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है, और इसकी रचना किसने करी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का एक उपन्यास था जिसका नाम है आनंद मठ, वहाँ से इसको लिया गया। तो अगर किसने करी रचना तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी को इसका श्रेय जाता है। इसको सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको भी गाया गया था, और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी गाया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत जनगण मन है ना, इससे प्रारंभ होती है और वंदे मातरम से क्या होती है, समापन होता है उसका। किसका, भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत। तो ये एक आपके लिए जागरूकता का भी टॉपिक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ पता है तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, जब भारतीय संसद अधिवेशन लगती है, ठीक है, सत्र चालू होता है, तो सबसे पहले शुरुआती में जनगण मन और समापन के समय में वंदे मातरम गाया जाता है। चलिए हमने देख लिया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इससे जुड़े फैक्ट। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत है उसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए शक संवत पर आधारित अगर राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो सरकारी प्रयोग के लिए इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ठीक है, तो 22 मार्च 1957 को जो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के हिसाब से है, इसको एक्सेप्ट किया गया सरकारी कार्यों के लिए। ठीक है, इसमें जो पहला महीना होता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो चैत्र होता है। शक संवत के हिसाब से जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसमें पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, की तिथियों से इसका थोड़ा सा मैचिंग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और सामान्यतः इसकी शुरुआत 22 मार्च की होती है और लिपि वर्ष 21 मार्च से। ठीक है, तो देखिए 22 मार्च और 21 मार्च से एक चीज़ और याद रखिएगा, इक्विनॉक्स की घटना इस डेट पे होती है। ठीक है, अबाउट इसी के आसपास इक्विनॉक्स यानी कि इक्वल डे नाइट की घटना होती है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय कैलेंडर के ऊपर भी हमने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये बताइएगा कि विक्रमी संवत, ये तो शक संवत है, विक्रमी संवत और शक संवत को कब से, ठीक है, माना जाता है, फिर फर्स्ट टाइम कब ये अस्तित्व में आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक है 58 AD, ठीक है, अब आप बताइएगा, और एक है 58 BC है एक, वेट अ मिनट। ठीक है, विक्रमी संवत और शक संवत में एक है 58 BC और एक है 71 AD। ठीक है, अब आपको बताना है कि विक्रमी संवत किस डेट से रिलेटेड है और शक संवत किस डेट से रिलेटेड है। ठीक है, किस ईयर से। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी के ऊपर, तो वो है मोर। ठीक है, तो भारत में जो मोर है उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, और इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो क्या है, पाउ क्रिस्तासु। ठीक है, क्या नाम है, पाउ क्रिस्तातुस, पाउ क्रिस्तातुस। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पुष्प, तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम है निलंबो नुसिफेरा गेर्टन। ठीक है, क्या नाम है, निलंबो नुसिफेरा गेर्टन। चलिए अगला टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, तो बाघ का नाम जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस है।
ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा, बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1973 में, ठीक है। कब? 1973 में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए, राष्ट्रीय फल की बात करें तो क्या है? राष्ट्रीय फल है आम, ठीक है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। मैग्नेस्थनीज की इंडिका बुक नहीं है, ये मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का क्या है? साइंटिफिक नाम है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगोलिसिस, ठीक है। फाइकस बेंगोलेंसिस, ठीक है। फाइकस बेंगोलेंसिस, ठीक है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। बेंगालेंसिस, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक इसी में क्या है? अगर हम बात करें ये बरगद की बात करें तो ये विशाल आकार का पेड़ होता है। इसकी शाखाओं से और जड़ों से, मतलब शाखाओं से भी इसकी जड़ें निकलती हैं, याद रखिएगा, और यह फैलता रहता है। तो ये इसकी विशेषता है। अगला क्या है? राष्ट्रीय नदी के ऊपर बात हो रही है, तो राष्ट्रीय नदी की उपाधि गंगा को मिली हुई है, ठीक है। तो कब इसको राष्ट्रीय नदी की उपाधि मिली? 2008 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको याद रखिएगा। इसकी लेंथ के ऊपर क्वेश्चन बने तो 2525 किलोमीटर की यह एक लंबाई वाली नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब देखिए, इसका अस्तित्व तो मतलब थोड़ा सा पेचीदा है, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। रिवर वाले सेक्शन में मैंने कर रखा है, वहाँ पे जाके आप रिवर सिस्टम में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, है ना। और फिर अलकनंदा निकलती है कहाँ से बताइए? वो किस ग्लेशियर से निकलती है? सतोपथ। फिर उसके बाद दोनों अलकनंदा में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आके मिलती हैं, जैसे धौली गंगा। फिर उसके बाद क्या है? पिंडारी। उसके बाद क्या है? नंदाकिनी। उसके बाद क्या है? मंदाकिनी। वो सारी नदियाँ मिलती हैं एक एक प्रयाग में। फिर देव प्रयाग में आके सारी की सारी भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, उसके बाद बनती है गंगा, ठीक है। गंगा नदी पर जो मतलब दो जगह पे कुंभ का मेला होता है, एक है हरिद्वार, दूसरा है प्रयागराज, ठीक है। तो गंगा नदी पर दो जगह पे कुंभ का मेला लगता है, पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, ठीक है। चलिए, बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव के ऊपर। तो राष्ट्रीय जलीय जीव अभी वर्तमान में कौन है? गंगा की डॉल्फिन, ठीक है, जिसको सूसू के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है उसका? सूसू। क्यों? क्योंकि ये आवाज़ें निकालती है सूसू की, इसलिए इसको 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, एज ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। तो 5 अक्टूबर 2009 और गंगा को 2008 में, उसके एक साल बाद, ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को गंगा के डॉल्फिन का, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया एज ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। गंगा के डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है प्लेटानिस्टा गंगेटिका। प्लेटानिस्टा गंगेटिका, ठीक है। किसका साइंटिफिक नाम है? गंगा के डॉल्फिन का क्या नाम है? प्लेटानिस्टा गंगेटिका। यह मुख्यतः दक्षिण एशिया में ताजे पानी में पाई जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर राष्ट्रीय विरासत पशु की बात की जाए, ठीक है, नेशनल हेरिटेजनल एनिमल की बात करें तो हाथी है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो एशियाई हाथी है विशेषकर, ठीक है। हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका, ठीक है। वहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका था मैंगो के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एलिफास इंडिका है, ठीक है, एलिफास इंडिका। तो एलिफास इंडिका किसका साइंटिफिक नाम है? हाथी का। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए, कब? 1992 में, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, ठीक है। क्वेश्चन दिमाग में आए तो इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा, इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा क्विकली, है ना। भारत सरकार ने इसको 26 जनवरी 1950 को सारनाथ का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ का ऊपरी वाली हिस्सा, उसको 26 जनवरी 1950 को एज ए नेशनल सिंबल के रूप में एक्सेप्ट किया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अभी हमने बात करी थी, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और ये राष्ट्रीय अगर विरासत पशु की बात करें तो हाथी है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? ठीक है, तो इसको अपनाया गया था कब? संविधान में 24 जनवरी 1950 को। किसने इसको गाया था, या फिर किसने इसको यहाँ पे उपस्थित किया था, बताइए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को याद रखिएगा। और सर्वप्रथम कब इसको गाया गया था? 1911 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? 26 जनवरी 1950 को इसको भी एज अ राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। किसको? वंदे मातरम, ठीक है। किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास का एक टाइटल है या सॉन्ग है, जिसका नाम है आनंद मठ। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, अगर सेशन आपको पसंद आता है तो फीडबैक दीजिएगा, है ना, कि कैसा लगा, और इस प्रकार की फ्रिक्वेंसी, इस प्रकार का जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक है, या फिर इसमें कुछ चेंजिंग की आवश्यकता है, बताइएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।